नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं डे न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण संपन्न हुआ बोचहा विधानसभा उपचुनाव। लगभग 60% हुई वोटिंग। क्या महिला क्या बुजुर्ग, सभी ने लोकतंत्र के पर्व में निभाई भागीदारी। नाव की सवारी करके भी लोगों ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। एक बार फिर पुलिस पर लगा बर्बरता करने का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद मुजफ्फरपुर से पटना तक मचा हड़कंप। जांच में जुटे आला अधिकारी। और देवघर रोपवे हादसे में सकुशल बचा मुजफ्फरपुर का एक परिवार। एयरफोर्स और एनडीआरएफ की टीम ने बचाई है 37 लोगों की जान। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को शांतिपूर्ण तरीके से बोचहा उपचुनाव संपन्न हो गया। मतदान शुरू होने से पहले ही सुबह 6 बजे से ही मतदाता बूथ पर पहुंचने लगे। करीब 60% वोटिंग हुई। इसी के साथ कुल 13 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। उपचुनाव में कुल 350 मतदान केंद्र बनाए गए। मतदान के दौरान सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की 15 कंपनी और बीएसएफ की 3 कंपनियों की तैनाती रही। इसके अलावा जिला पुलिस और होमगार्ड के जवान भी सुरक्षा व्यवस्था संभाले रखा। वैसे तो 13 उम्मीदवार चुनाव में हैं, लेकिन लड़ाई मुख्य रूप से 3 उम्मीदवारों के बीच देखी गई। क्षेत्र के 2,90,764 मतदाताओं में करीब 60% ने उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर दिया है। परिणाम 16 को आ जाएगा। बिल्कुल शांति व्यवस्था हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा बूथ है ये जी? बूथ कौन सा है? ये पंचायत भवन छपरा में 161। अभी तक इस जगह को कोई परेशानी वगैरह? कोई परेशानी नहीं है। के जो उपचुनाव चल रहा है उसमें पुलिस की टीम और प्रशासन सभी लोग जो हैं पूरी तरह मुस्तैद हैं और क्षेत्र में ही हैं। अभी तक पीसफुल इलेक्शन चल रहा है और किसी तरीके की अभी तक कोई भी सूचना नहीं प्राप्त हुई है किसी तरीके की। हम लोग कोशिश है कि पूरा जो इलेक्शन प्रोसेस है वो पीसफुल तरीके से। सर, रिवर पेट्रोलिंग से मतदाताओं को सुविधा या उस पर नज़र रखी जा रही है? रिवर पेट्रोलिंग के द्वारा भी नज़र रखी जा रही है, क्योंकि पूरा विधानसभा क्षेत्र नदी के द्वारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। थोड़ा देरा एरिया भी है, तो उस पर भी नज़र रखी जा रही है। वहाँ पे भी उसके दोनों साइड की पुलिस की जो पेट्रोलिंग टीम है, बाइक पार्टी है, क्यूआरटी है, वो सभी लोग हैं वहाँ पर। सुपर जोनल में डीएसपी लेवल के ऑफिसर्स हैं जो कि लगातार काम कर रहे हैं। जोनल लेवल पे इंस्पेक्टर और बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो सभी बूथ की लोकेशन पर हैं। तो
तो इससे इलेक्शन कराने में हमें सुविधा होगी। अभी ईवीएम बूथ ईवीएम ले जाकर सुरक्षित रखा जाए, इसको लेकर भी कुछ इसके लिए प्रॉपर एक रूट मैप प्लान भी बनाया गया है कि जिससे कि रोड पे जाम ना लगे। आरडीएस कॉलेज में स्ट्रॉन्ग रूम है और वहाँ के लिए भी जो है एक ट्रैफिक प्लान बना हुआ है, जो कल की ब्रीफिंग में सभी लोगों को बताया गया है। उनको उसी के अनुसार काम भी करना है। तो कोशिश रहेगी कि जो ईवीएम है वो स्ट्रॉन्ग रूम सुरक्षित तरीके से करें। किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना ये सब किसी प्रकार की सूचना अभी तक की कोई सूचना नहीं। हम लोग लगातार जो क्षेत्र के लोग हैं उन लोगों से भी जुड़े हुए हैं, मीडिया के माध्यम से भी लोगों से जुड़े हुए हैं। तो अभी तक कोई इस तरीके की न्यूज़ नहीं है और हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे भी इसी तरीके के साथ। बोचा उपचुनाव में सभी वर्ग के मतदाताओं ने वोट डालने में जोश दिखाया। दिव्यांग और बुजुर्ग भी पीछे नहीं रहे। उनके जज्बे ने लोकतंत्र की शान बढ़ा दी। बुजुर्ग और दिव्यांगों ने भी पूरे उत्साह के साथ अपने परिवार के सदस्यों के सहयोग से बूथ पर पहुंचकर वोट डाला। वैसे तो चुनाव आयोग ने 80 वर्ष से ऊपर वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर पर मतपत्र के माध्यम से मतदान कराने का निर्देश दिए थे, लेकिन जिले में अधिकांश लोगों ने इसके लिए मना कर दिया। केवल 50 ऐसे मतदाताओं ने हामी भरी। बचे हुए दिव्यांग और बुजुर्गों ने ना तो लाचारी बयां की और ना बूथ के लिए कच्चे और कठिन रास्ते से हार मानी। सुबह करीब 7 बजे मुशहरी के 41 नंबर मतदान केंद्र पर मतदाताओं की लंबी कतार लगी रही। 105 वर्षीय राजकुमारी अपने बेटे दिनेश कुमार के साथ वाहन में बैठकर बूथ तक पहुंची और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोट डालने के बाद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। कहा कि यह तो सबसे बड़ा अधिकार है जिसका प्रयोग करना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र में चुनाव को महापर्व माना गया है। इसकी इतनी महत्ता है कि यह बोचाहा उपचुनाव में देखने को मिला। नाव की सवारी कर लोग मतदान केंद्र पहुंचे। बोचाहा विधानसभा क्षेत्र के बुधनगरा गांव का बूथ गांव से 3 किलोमीटर दूर नदी के पार बनाए गए लोग घंटों का रास्ता तय कर अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। मतदाताओं को बूथ पर पहुंचाने का प्रशासनिक दावा फेल होता दिखा। लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और नाव से बूथ पर जाकर लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी निभाई। जी बेगम। कितना उम्र है? लगभग 70 से ऊपर है। ऊपर है। हाँ। दिक्कतों है वोट गिरावे में, कैसे कैसे पहुंचली यहाँ पर? गिरावे वोट की दिक्कत है, ये है पोताले का ऐलान। अच्छा, रोजा में हती? हाँ हाँ रोजा में है। हाँ हाँ रोजा रख के भी आई हैं वोट। कोई परेशानी भी हुआ है ना? कोई दिक्कत नहीं। वोटिंग के बाद अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम वोटिंग किए, सेटअप अच्छा है। क्या सोच रहा है? अच्छा काम होगा जनता के हित में। जी, मेरा नाम है क्रिस्टीना कुमारी। मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट एक्सपीरियंस। उम्मीद करती हूँ जो जनता के हित में जो भी सपोर्ट रहेगा वो अच्छा रहेगा हमारे लिए। कहाँ से आए हैं आप? यहीं से बिहार, बेला मोड़, रहुआ। ये कैसा लगा? बहुत अच्छा था, जो हमारे देश के लिए अच्छा था बस उसको वोट दिए। फर्स्ट टाइम अच्छा लगा वोट देख के। इस बार का चुनाव जो हो रहा है बहुत अलग है क्योंकि उपचुनाव है जी। 3 साल के लिए सरकार चुनी जाएगी, तो क्या सोच रही वोट डालते समय? जो बस देश के लिए अच्छा हो बस वही होना चाहिए। परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रहा है, 1 घंटा लगते हैं नाव में। इसके अलावा गाँव से आ रहे हैं? कोई साधन नहीं है। गाँव से आ रहे हैं? बुधनगरा राधा से 6 नंबर वार्ड से। कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं है। बूथ कहाँ, मतलब नदी के इस पार बना? हाँ, ये रास्ता है वो हमको सब नाव से। कहाँ पे आप लोग का? बुध बुधनगरा पड़ता है। जी,
बुधनगरे पढ़ता है स्कूल। स्कूल पर पढ़ रहा है। कितना लोग होंगे उधर के जो लोग वोट गिरा दिली? 360 इन्ने आओ तो इन्ने घूमो तो 400 है। संतोष 400 है। हाँ सवेरा क्या होगा? 11 रात बेसी होगा। परेशानी है तो हम क्या करें? परेशानियाँ है तो पानी में दहला के आते हैं, पानी में दहला के जाते हैं। हाँ कितना उम्र है इनका? 80 नाम क्या हुआ इनका? रोजा में है। वोट गिरा लिए बाबा? हाँ ऐसे दिखाई ऐसे दिखाई ना, ऐसे ऐसे उंगली दिखाइए ना, उंगली जो चिन्ह जैसे दिखा रहे थे वैसे दिखाएंगे। एक सेकेंड। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने के बाद प्रशासन भी राहत की सांस ली। डीएम सर जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रणम कुमार ने बताया कि बोचहां उपचुनाव में लगभग 60% वोटिंग हुई। कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न हुआ। डीएम ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ ईवीएम को मतगणना केंद्र पर पहुंचा दिया गया है। उन्होंने बताया कि वोटिंग के दौरान 1-2 स्थानों पर ही बैलेट यूनिट को बदला गया। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी ने बोचहां क्षेत्र के मतदाताओं को धन्यवाद भी दिया। हाँ, विधानसभा का जो उपनिर्वाचन आज मतदान का कार्य संपन्न हुआ। सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक मतदान हुआ, जिसमें सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने काफ़ी उत्साहपूर्वक लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने वोट को कास्ट किया है। और मतदान केंद्रों के भ्रमण के दौरान हम लोगों ने पाया कि हर जगह पर मतदाताओं का उत्साह काफ़ी था और परसेंटेज लगभग 60% प्रारंभिक जो हम लोगों को जानकारी मिली है, लगभग 60% मतदान हुआ है। ये फाइनल फिगर रात के 11 बजे तक हम लोगों के पास आ जाएगा, जिसमें एक्चुअल कितना मतदान हुआ है वो पता चल जाएगा। किसी भी मतदान केंद्र से किसी तरीके के अप्रिय घटना की कोई सूचना प्राप्त नहीं है। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई थी और अब मतदान केंद्र पर मतदान की समाप्ति के पश्चात जो पार्टीज़ हैं, जो पोलिंग पार्टीज़ और फोर्सेस हैं, उन्होंने अब संग्रहण केंद्रों की ओर मूव करना शुरू कर दिया है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि रात के 10-11 बजे तक सारे जो ईवीएम्स हैं वो भी संग्रहण केंद्र पर आ जाएंगे। तो मतदाताओं ने काफ़ी उत्साह के साथ भाग लिया है। काफ़ी लोगों ने लोकतंत्र में पार्टिसिपेशन दिखाया है, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि काफ़ी बेहतर तरीके से इसी प्रकार से मतगणना की प्रक्रिया भी हम लोग संपन्न कराएंगे। ईवीएम में कुछ खराब हुए थे क्या? नहीं, ईवीएम जैसा मैं बताऊं कि काफ़ी कम संख्या में ईवीएम रिप्लेस किए गए हैं। मॉक पॉल के दौरान मात्र एक बैलेट यूनिट एक 91 पे और कुल मिला के 2 बैलेट यूनिट मॉक पॉल के दौरान और 3 कंट्रोल यूनिट मॉक पॉल के दौरान बदला गया और एक्चुअल पॉल के दौरान मात्र 2 बैलेट यूनिट और 2 कंट्रोल यूनिट बदले गए हैं। वीवीपैट एक्चुअल मतदान के दौरान 7 बदले गए हैं, तो ये काफ़ी कम संख्या मानी जा सकती है। मुजफ्फरपुर पुलिस पर एक बार फिर से बर्बरता का आरोप लगा है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री से लेकर डीजीपी तक से न्याय की गुहार लगाई है। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रहा है क्या? बिना सबूत के क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं? क्या किया है मेरे पापा ने? प्लीज बताइए, क्या जुल्म है उनका बताइए। एक मकान के छत से चिल्ला चिल्लाकर एक बेटी पुलिस वाले से पूछ रही है, आखिर मेरे पापा का क्या कसूर है? किस जुल्म में आप उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं? प्लीज आप बताइए।
ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर के अय्यापुर थाना इलाके के मुरादपुर की है। तस्वीर को आप देख सकते हैं कि दर्जनों की संख्या में पुलिस फोर्स एक व्यक्ति को जबरन घसीट कर ले जा रहा है और उसकी बेटी छत से वीडियो बनाते हुए पुलिस वालों से पूछ रही है कि मेरे पापा का क्या कसूर है, आप लोग बताइए। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को पोस्ट कर बिहार पुलिस को कोस रहे हैं। दरअसल वीडियो 26 मार्च की बताई जा रही है। अय्यापुर थाना इलाके के मुरादपुर निवासी नानतुन दास के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। पीड़ित के परिवार के लोगों ने अय्यापुर पुलिस पर पिटाई करने का आरोप लगाया है। बिना किसी केस के थाने में रखकर पीटने व जेल भेजने की धमकी देने की बात भी पीड़ित परिवार के लोगों ने बताई है। मामले को लेकर पीड़ित नानतुन दास के पुत्र ने मुख्यमंत्री, डीजीपी, मानवाधिकार व तिरहुत रेंज के आईजी को पत्र लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई है। इसके अलावे अय्यापुर पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस घटना के बाद अय्यापुर के मुरादपुर निवासी नानतुन दास की मां सुदामा देवी मुख्यमंत्री और मानवाधिकार को लिखे पत्र में बताया है कि बीते 26 मार्च की रात्रि अय्यापुर पुलिस जबरन उसके घर में दाखिल होकर उसके बेटे नानतुन दास को घर से खींचकर थाने ले गई। परिवार के सदस्यों ने विरोध किया तो उनको धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया। उसके पुत्र को थाने में बुरी तरीके से मारपीट कर जख्मी कर दिया गया। अगले दिन बलपूर्वक उसके घर के सामने निजी जमीन पर बनी निजी दीवार को तोड़वा दिया, जबकि यह मामला कोर्ट में चल रहा है। 27 मार्च की दोपहर पुत्र को इस शर्त पर छोड़ा कि जो तुम लोगों ने मुकदमा किया है उसको वापस ले ले, नहीं तो परिवार के सदस्यों को झूठे केस में फंसाकर जेल भेज देंगे। वही अय्यापुर थानेदार विजय कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस पर पिटाई का आरोप बेबुनियाद है। वो अंदर में इन करने से पहले वो बोले कि आपके घर में ना मुझे पता चला है कि जो शराब रखा जाता है, शराब का आप लोग ये करते हैं। तो मम्मी बोली कि पापा बोले कि अरे मेरे घर अगर आपको ऐसा लगता है ठीक है आप आइए देख लीजिए। तो फिर सब कोई इन किया, इधर उधर हर एक जगह देखा, उन लोगों को कुछ भी नहीं मिला। जैसे ही इन किया इधर उधर देख ही रहा था कि उन्होंने देखा कि मेरे घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे। और जैसे ही सीसीटीवी कैमरा देखा उन्होंने तो ज़्यादा होता है ना कि जैसे कोई भी पुलिसकर्मी जाते हैं तो पूरी अच्छी तरीके से घर इधर उधर जो भी कुछ रखा रहता है ये सबको देखना, फिर ढूंढना, ये सब करना, वो सब कुछ भी नहीं किए। बस सीसीटीवी कैमरा देखे, फिर वो इसी जगह पे आ गए। पापा यहीं पे खड़े थे। फिर उनको मम्मी बोल रही थी कि वो बोले कि आप चलिए मेरे साथ। पापा बोले कि जो हम क्यों जाएंगे, आखिर क्या हम किए हैं जो आपके साथ जाएंगे। तो वो बोले कि नहीं आप चलिए मेरे साथ। उनके पास कुछ भी नहीं था, कोई भी पेपर नहीं था। पहले तो वो हमारे घर में इन किए, फिर पापा को लेकर ज़बरदस्ती यहाँ से लेके गए। मैं छत पे खड़ी थी, सीसीटीवी कैमरा सब कुछ लगा हुआ था। मैं सबसे पूछ रही थी, जितने सारे पुलिसकर्मी थे सबसे पूछ रही थी कि आखिर क्या किए हैं मेरे पापा, क्यों लेके जा रहे हैं इनको। और बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के, फिर वो मतलब आप जो वीडियो देखेंगे, मैंने जो वीडियो अभी अपलोड किया हुआ है उस वीडियो में आप साफ साफ देखेंगे कि किस तरह से वो पापा को कॉलर पकड़ के लेके जा रहे हैं, किस तरह से मार रहे हैं उनके साथ। उनके जो बड़े बाबू है हर एक डायरेक्शन वही दे रहे थे। वो जब तक यहाँ पे थे लगभग 2-3 घंटा से ऊपर होंगे वो बाहर ही में थे। घर में शराब मिला था? सर कुछ भी नहीं मिला उनके पास। वो जो मेरे पास जो वीडियो है आप उसमें साफ साफ देख सकते हैं वो कैसे इन किए और कितना देर के अंदर, मतलब जितना जल्दी वो इन किए उतना जल्दी वो बाहर भी निकल गए पापा को लेके साथ में। मारपीट भी की गई? हाँ, और फिर जब यहाँ से जा रहे थे उस टाइम तो मारपीट तो हुआ ही, लेकिन फिर जब वहाँ पे पापा को रखा गया, रात भर बहुत ज़्यादा उनको मारा गया है। आप जब फोटेज देखेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत ज़्यादा मारा गया है। दहशत डर में है कहीं ना कहीं? जी हाँ, सीधे उन लोग को, पापा को सीधे ये दहशत हम लोगों को दिया गया है कि अगर आप कुछ भी अगर आवाज़ उठाएं या कुछ भी अगर इन लोगों को रोका टोका आने जाने में या कोई भी कंप्लेन वगैरह किया तो अब आपको नहीं, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपके बेटों को उठाएंगे किसी न किसी साजिश के तहत। क्या चाह रही है न्याय में? न्याय में यही चाह रहे हैं कि देखिए आज ये मेरे साथ हो रहा है, कल ये आपके साथ होगा। सच है, सच कभी छिपता नहीं है।
वो कभी ना कभी ऊपर आता ही है। बस हमें सच चाहिए। अगर मेरे घर में कुछ मिला नहीं, जब कुछ है नहीं तो फिर क्यों मेरे पापा को? अगर कोई ज़मीनी विवाद है तो वो चल रहा है हाई कोर्ट में, तो फिर वहाँ पे ही फैसला होगा। जब हाई कोर्ट बनाया गया है फैसला करने के लिए, जब वहाँ फैसला होगा तो ये पुलिस का इतना बर्बरताई क्यों? सर अब हम दहशत में जी रहे हैं, जो अपनी बात किसको कहें। मुझे मेरी बात की कोई सुनवाई मतलब अभी तक नहीं हुई है। ऐसे मैं रक्षा मंत्री, मानवाधिकार, आईजी साहब, ये लोग के पास मतलब अपना आवेदन दिया हूँ और गुहार लगाया हूँ कि सर मेरी रक्षा करे और मुझे न्याय मिले। इसके लिए अभी तक मैं आशा बांधा हुआ हूँ कि कुछ न कुछ मेरे लिए वो लोग अच्छा करेंगे, यही सोच के साथ। कैसे छोड़ा गया आपको थाना तक? थाना पर सर इसी बहाने छोड़ा गया कि तुम वहाँ ये तोड़ोगे तो तुमको छोड़ा जाएगा, नहीं तोड़ोगे तो नहीं छोड़ा जाएगा। एक सादे कागज़ पर मुझसे साइन करा लिए। जब साइन करा लिए तो उस समय मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्यों करा रहे हैं। मारपीट भी किया गया आपके साथ? मारपीट सर काफ़ी मतलब मारपीट की गई, मतलब इतना किया गया कि जब तक हम बेसुध न हो गए, वो पूरी तरह से बदहवास मुद्रा में हम मतलब पड़े रहे। मुझे शुद्धि लेने के लिए कोई नहीं, तो हम स्वयं पुलिसकर्मियों से, उन लोगों से पूछा कि जे सर मुझे क्यों इस तरह से कर रहे हैं, तो लोग वो बोले कि ये जाने दीजिए, आपका मामला कोर्ट में है, केस में है, ये सब बेगुनाह को करना ठीक नहीं है। हम क्या बोलें? बाल वगैरह भी तोड़ दिएगा, तो आगे बताइए हमको। ये सब सर ये अपने लोग का एक निजी ज़मीन है, वो पट्टी परदार का। सब अपना अपना मतलब वो लोग अपना पार्टीशन अपना घेर लिए हुए। हम भी सेफ्टी के लिए अपना इस तरह से किए थे कि यहाँ कोई रहते नहीं है और रात के समय रहता है, रोड साइड में घर है, कोई कुछ ऐसा कर दे वारदात, इसके लिए हम सेफ्टी में मतलब ऐसा किए थे। अगर उनको कुछ कहना ही था तो पूछताछ करके मुझे ऐसे भी कहते तो हम उनकी बात मान भी लेता। लेकिन ये वो अहियापुर थाने से मतलब 2 पुलिसकर्मी को भेजे और यहाँ घर के भी आदमी को यहाँ खड़ा करा के मतलब कहा कि जब तुम तोड़ो तो 3 फीट के बदला तुम 4 फीट तोड़ो, तो तोड़ दिया। मतलब तोड़ते गए, फिर यहाँ मुखिया जी बोले अरे किसी का हम घर तोड़ दे, जितना हुआ मतलब इतना कर दिया गया। लेकिन अब आप विशेष कहिएगा तो ठीक है, आप कहते हैं तो नाटू दास को जेल भेजिए, हम बिल कराएंगे। ये सब अन्याय, ये सब ठीक बात नहीं है। दहशत में जी रहे हैं। और अभी सर मैं दहशत में जी रहा हूँ। मैं अपनी बात की कहीं कह नहीं पाता हूँ कि कैसे मतलब हमारे बच्चे बीबी ये अकेले रहती है, मैं कुछ करता हूँ तो वो लोग कभी भी किसी भी तरह से हम लोग की जान माल की क्षति पहुँचा सकते हैं। देवघर के त्रिकुट पर्वत रोपवे हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ट्रॉलियों में फंसे लोगों को सुरक्षित बचाने में सफलता हासिल की। त्रिकुट रोपवे हादसे में मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर के रहने वाले प्रदीप टिबरेवाल, उनकी पत्नी आशा टिबरेवाल और बेटे शुभम टिबरेवाल भी फंसे थे। मंगलवार को एयरफोर्स और एनडीआरएफ ने 22 घंटे से रोपवे में फंसे टेबरीवाल परिवार को सकुशल रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया है और अब ये परिवार के साथ वापस मुजफ्फरपुर अपने घर लौट रहे हैं। करीब 22 घंटे तक मुजफ्फरपुर के प्रदीप टिबरेवाल और उनकी पत्नी और बेटे रोपवे में फंसे थे। हालांकि एयरफोर्स ने उन्हें सकुशल निकाल लिया। सकुशल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित इनके आवास पर सभी ने राहत की सांस ली। प्रदीप के छोटे बेटे धीरज ने बताया कि सफल रेस्क्यू के लिए इंडियन एयरफोर्स और एनडीआरएफ की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। एक समय तो ऐसा आया था कि उन्होंने आशा खो दी थी कि अब वह दोबारा अपने परिवार को देख पाएंगे। जी मैं वो बयान नहीं कर सकता। वो जो हालात है हम सब पे बीत रहे थे, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में हम क्या करें, किस लोकल अथॉरिटी के पास जाए। कोई हेल्पलाइन नंबर भी हमारे पास नहीं था जो हम बात करें। तो आनंद फानंद में हमने बस गूगल किया, मैंने फिर देखा कि हम अथॉरिटी से बातचीत हो, फिर थोड़ी बहुत बातचीत हुई तो पता चला कि सच में वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है। फिर देखा मीडिया में सारी बात आ चुकी थी, तो सब लोग बहुत परेशान थे और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें वैसे हालात में। अब तो सब कुछ सही है, रेस्क्यू हो चुका है, बात हुई है पापा मम्मी से? जी हाँ जी हाँ, उन्होंने बताया कि अब सब सही है। एयरफोर्स ने और वहाँ के प्रशासन ने काफ़ी अच्छा काम किया है
सब वो सकुशल अब घर लौट रहे हैं और सब अब अच्छी सेहत में हैं। अबेकस वैदिक गणित के 601 कैटेगरी में मुजफ्फरपुर की बेटी ने पूरे भारत में प्रथम स्थान हासिल किया है। सेकेंड VA की ओर से आयोजित इस कंपटीशन में चक्कर मैदान स्थित माई होम अपार्टमेंट निवासी विशाल गुप्ता एवं वैशाली गुप्ता की 8 वर्षीय बेटी काशवी गुप्ता के इस कमाल से न सिर्फ परिवार बल्कि पूरा मुजफ्फरपुर गौरवान्वित हुआ है। काशवी गुप्ता की सफलता पर विशाल गुप्ता के घर बधाई देने वालों का तांता लग गया। पूरे अपार्टमेंट में खुशी का माहौल है। अभी तो मैं एक छोटी सी चिड़िया हूँ जिसने अभी अभी उड़ना सीखा है। अभी तो मुझे विशाल आकाश की असीम ऊंचाइयों को छूना है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पहला नेशनल अवार्ड मिला है। इस अवसर पर मैं पूरे शेमफोर्ड परिवार और अबेकस की सारी टीचरों को धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने दादा दादी और मम्मी पापा से बहुत प्यार करती हूँ। मैं काशवी की इस असीम सफलता के लिए कुछ चंद लाइनें काशवी के लिए कहना चाहूँगी। ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। ज़िंदगी में कई इम्तिहान अभी और भी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। मेरी बेटी तो अबेकस में 601 कैटेगरी में नेशनल अवार्ड मिला है। मैं मेरी बेटी की इस शानदार सफलता पर बहुत खुश हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी सफलताएं उसे ज़िंदगी में बार बार मिले। धन्यवाद। देश भर में नींबू की कीमत अचानक 300 रुपये किलो के पार चले जाने के बाद चारों तरफ हाहाकार मच गया है। टमाटर से लेकर हरी सब्जियां तक के दामों में वैसा ही इजाफा हुआ है, लेकिन नींबू ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। सामान्य मार्केट में 10 रुपये का एक नींबू मिल रहा है, वैसे 300 से 400 रुपये किलो तक बेचा जा रहा है। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित लगभग सभी राज्यों में यही स्थिति है। वहीं गर्मी का मौसम होने के साथ रोज़े शुरू हो जाने पर इसके इस्तेमाल को लेकर सोचना पड़ रहा है। मुजफ्फरपुर के गिरनी पोखर मार्केट में नींबू 350 रुपये किलो बिक रहा है। हालांकि नींबू भी दो तरह के बिक रहे हैं। पहला हरा नींबू है जिसका दाम 280 और दूसरा पीला नींबू जो कि 360 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। नींबू दुकानदारों ने कहा कि नींबू के दामों में काफ़ी इजाफा हो जाने के बाद से खरीदारी कम हो रही है। का भी नींबू बेच रहे हैं 20 रुपये जोड़ा। 20 रुपये जोड़ा। क्या कारण लग रहा है इतना रेट महंगा हो गया है? माल कम आने के कारण है। माल कम आ रहा है। माल कम है और बिक्री सेल ज़्यादा है। हाँ, सेल ज़्यादा है, माल कम है, आमदनी कम है। आमदनी कम है। आप लोग पे भी असर पड़ा होगा, महंगा हुआ होगा तो? महंगा कम बिकता है। कम बिकता है। अभी भी देख रहे हैं कोई ग्राहक नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? गणेश प्रसाद गुप्ता। बेच रहे हैं 20 रुपये जोड़ा है। 20 रुपये जोड़ा बेच रहे हैं। क्या कारण है महंगा हो गया इतना? आमदनी कम है, खपत ज़्यादा है, आमद कम है। कितने दिनों में इतना रेट बढ़ गया है? यही 20 दिन के अंदर में। 20 दिन, लमसम 1 महीना में? हाँ, पहले 15 दिन और रहेगा ऐसे ही। 1 महीना पहले कैसे बेचते रहे होंगे? 10 का 3-4। 10 का 3-4 बेचते। पर्व को भी लेके सेल बढ़ा होगा? बहुत सेल पर फर्क पड़ा है। रेट? हाँ, रेट के लेकर बहुत सेल पर फर्क पड़ा है। बहुत कम सेल हो रहा है। कम सेल हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश कुमार गुप्ता। मंगलवार को नगर भवन में आयोजित नगर निगम सशक्त स्थायी समिति की बैठक में मेयर राकेश कुमार पिंटू, नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेयी और समिति के सदस्यों ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट का प्रारूप को लेकर चर्चा की। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 470 करोड़ के पूरे बजट का 26% यानी करीब 122 करोड़ रुपए आगामी वित्तीय वर्ष में गरीबों की आधारभूत संरचना को सुधारने पर खर्च किया जाएगा। इसके तहत गरीबों को आवास, भूमिहीनों को बहुमंजिली इमारत बनवाकर फ्लैट देने, मलिन बस्तियों में रोड, नाला, स्ट्रीट लाइट, पार्क आदि बनाने पर राशि खर्च की जाएगी। बेरोजगार गरीबों को रोजगार परक प्रशिक्षण देकर गरीब कारोबार से जोड़ने के लिए अनुदानित ऋण भी दिया जाएगा। इस बजट को पहले सशक्त स्थायी समिति और बाद बोर्ड की बैठक में नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेयी पेश करेंगे। में हुई जिसमें 11 योजनाओं पर हम लोगों ने मुहर लगाया, जिसमें एक योजना
नगर आयुक्त के महोदय की तरफ से बजट का दिया गया था, जिसको सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। और भी सभी योजना भी सर्वसम्मति से सब पास हो गया है। शहर के विकास के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाएं थी जिसको हम लोगों ने पास किया है और बहुत जल्द इस पर काम भी होगा। कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजना? जैसे प्रत्येक वार्ड में 15-15 लाख का एक सड़क या नाला का निर्माण का है, और जितने भी कच्ची गली अपने प्रत्येक वार्ड में कच्ची गली नाला का निर्माण के लिए भी 3-3 हम लोग योजना ले रहे हैं। गर्मी आ रही है, उसको लेकर कोई योजना? जल के लिए जैसे जो जल मीनार है वो लोग को दुरुस्त करना है, उसको दुरुस्त करना है, और जो भी पंप हाउस खराब है उसको दुरुस्त करके काम करवाना है। लोजपा रामविलास की ओर से मंगलवार को शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से पैदल मार्च निकाला गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा 14 अप्रैल को पटना में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाया जाएगा, जिसमें बिहार के हर जिले से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसी को लेकर आज इसकी शुरुआत की गई और शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से पदयात्रा निकाला गया है। मुजफ्फरपुर के विभिन्न मार्गों से होते हुए हाजीपुर जाएगी, इसके बाद वहां से पटना पहुंचेगी। पटना पहुंचकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। यात्रा का इसीलिए पड़ गई कि बिहार में जो कुव्यवस्था है, संविधान खतरे में है। अभी आपने देखा था विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री के बीच में जो संवाद हुआ वो अशोभनीय था। वो संविधान के लिए खतरे की एक घंटी है और उस संविधान को बचाने के लिए, और बिहार में आज बताइए 75 वर्षों के बाद भी बिहार पूरे देश में सबसे निचले पायदान पे है। आज बिहार के ऊपर आपको पता होना चाहिए करीब 8 लाख करोड़ रुपया का कर्जा है। एक बच्चा जब जन्म होता है ना, माँ के पेट से जब जन्म होता है तो 50,000 रुपया का कर्ज में वो बच्चा पैदा होता है। और बिहार में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो चुकी है। जबकि स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार की अगर बात करें हम लोग तो 69,000 करोड़ रुपया आपका स्वास्थ्य व्यवस्था का बजट है, और पूरे फार्मास्यूटिकल उद्योग जो है भारतवर्ष में वो 42,000 करोड़ का है। इसी तरीके से आप देखिएगा आयुष्मान भारत योजना बोलते हैं कि 1 लाख करोड़ का बजट है, और पूरा भारतवर्ष का अगर फार्मास्यूटिकल उद्योग है तो 42, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? तो हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में संविधान बचाओ बिहार बचाओ यात्रा पूरे 9 जगहों से, बिहार के मुख्य जगहों से महान विभूतियाँ जो बिहार के हुए हैं उनके ज़मीन से उनकी माटी लेकर के एक कलश में हम लोग जा रहे हैं, और ये पूरी ताकत हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपेंगे और वहाँ से बिहार में एक बड़ी आंदोलन होगी, जिससे जो भ्रष्ट सरकार है, ये कुरीतियों का जो सरकार है, ये महाजंगल राज है। जंगल राज तो किसी समय था, ये जो महाजंगल राज बन गया है इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे चिराग जी के नेतृत्व। यहाँ से कहाँ होते हुए किस तरीके से जाइए? हम लोग यहाँ से वैशालीगढ़ होते हुए फिर हाजीपुर में रात्रि विश्राम वैशालीगढ़ में होगा, वहाँ से फिर लालगंज वगैरह होते हुए हाजीपुर में रात्रि विश्राम होगा और कल रात में, और 14 तारीख के सुबह में करीब 8:30 से 9 बजे ये यात्रा फिर से हाजीपुर से चालू होगी, और 11:30 बजे के आसपास ये यात्रा बापू सभागार में कलश लेकर के पहुँचेगी। क्या लगता है कि चिराग जी अब पहले से कमज़ोर हुए हैं, ताकि अपने लोगों ने? चिराग जी सबसे ज़्यादा मजबूत हुए हैं, और अगर आज बिहार में कोई नेतृत्व करने लायक कोई युवा है तो उसका नाम चिराग पासवान है, दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि चिराग पासवान के पास में बिहार को लेकर के एक मिशन है और एक विजन है। जो आप एक चीज़ समझिए, 2020 की बार सवाल उठाते हैं। अगर चिराग पासवान को गद्दी लेना रहता है ना तो एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़ने का काम नहीं करते। उनको केंद्र में गद्दी मिल रही थी, केंद्र में मंत्री, तो उन्होंने त्याग किया है बिहारियों के लिए, बिहार को बचाने के लिए, बिहार वासियों को फर्स्ट बनाने के लिए उन्होंने त्याग करने का काम किया और बहुत मजबूत हुए। आज युवा वर्ग खास करके मैं बोलता हूँ, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, क्योंकि हम ना जात पात धर्म की हम राजनीति नहीं करते हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का कहना है वो लड़ रहे हैं आप पर राज करने के लिए, हम लड़ रहे हैं आप पर नाच करने के लिए। एक सवाल और, सम्मान की बात की जाती है तो जैसे दिल्ली में रामविलास पासवान जी का घर खाली कराया गया। देखिए ये बहुत अशोभनीय बात है। जहाँ तक ये बात है, देखिए वो तो संवैधानिक एक बात थी कि चूँकि रामविलास जी
हमारे गुजर गए थे, स्वर्गवास हो गए थे, तो चिराग जी को बंगला तो खाली करना ही था और वो बंगला खाली करने के लिए राजी थे। और कुछ मंत्रियों द्वारा उनको बोला गया था कि अभी रहिए, आपको बताया जाएगा कब खाली करना है। लेकिन एक अंबेडकर का स्थान रामविलास जी को दिया गया है। बाबा साहेब अंबेडकर जिन्होंने संविधान की रचना की, वही स्थान रामविलास जी को पद्म भूषण से नवाजा गया है। उनके फोटो को, बाबा साहेब के तस्वीर को जिस तरीके से प्रशासन ने उठा के फेंकने का काम किया है, ये निंदनीय है। और भारत ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे देश की जनता इसका जवाब देगी। आगे क्या महागठबंधन के साथ जाएंगे? देखिए, ये आने वाला समय राजनीतिक संभावनाओं का चीज़ है। अभी हम लोग अकेले हैं, अकेले हमारा दम है, हम अकेले लड़ेंगे बिहार बचाने के लिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय परिसर इकाई द्वारा 2018-21 स्नातक परीक्षा परिणाम को नियमित करने को लेकर बिहार विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रण को ज्ञापन सौंपा। विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष रवि भूषण कुमार ने कहा कि सत्र 2018-21 काफ़ी अनियमित चल रहा है, जिसका अंतिम वर्ष की परीक्षा और परिणाम जहां 2021 में संपन्न हो जाना चाहिए था, वह 2022 के अप्रैल तक होने पर भी नहीं हो पा रहा है। परीक्षा के 3 महीने होने को परिणाम अभी भी लंबित है। छात्रों को कई सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रपत्र भरना है जो छूट जाएगा और उच्च शिक्षा के लिए 1 वर्ष पहले से ही लेट हो चुका है। अगर जल्द से जल्द परिणाम नहीं घोषित किया गया तो छात्र 2 सत्र पीछे चले जाएंगे। मौके पर विश्वविद्यालय इकाई मंत्री नवनीत कुमार, छात्र नेता प्रशांत गौतम, प्रणव, प्रत्युष सहित कई छात्र मौजूद रहे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय परिसर इकाई द्वारा परीक्षा नियंत्रक को सत्र 18-21 की जो पार्ट 3 की जो परीक्षा हुई थी वो जनवरी में ही हुई थी। इसका परीक्षा परिणाम अभी तक नहीं आया है, 3 महीना हो गया। इसी के लिए परीक्षा नियंत्रक को आज ज्ञापन सौंप कर उनको बताया गया है कि जितना जल्दी हो मतलब परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाए, ताकि विद्यार्थी को बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेना है। इससे बहुत समय विलम्ब ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। मंगलवार को एक प्रयास मंच के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य बधिर बच्चों के बीच शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही बच्चों के बीच पाठ्यक्रम सामग्री, कॉपी, पेन का वितरण किया गया, जिससे बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार, समाज का नाम रोशन कर सके। वहीं मंच के कार्यालय में वृक्षारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मौके पर मंच के संस्थापक संजय रजक, बागेश्वरी मुख्य बधिर विद्यालय के प्राचार्य राजू कुमार, सचिव संजय कुमार सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। आज एक प्रयास मंच के द्वारा मंच के 3रे स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य बधिर बच्चे, जो बच्चे बोल ना पाते हैं, न सुन पाते हैं, ऐसे बच्चों के बीच शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है और शिक्षित व्यक्ति ही राष्ट्र निर्माण में, देश निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। और कहा जाता है बच्चे देश की भविष्य होते हैं, तो ऐसे में बच्चों को शिक्षित करने के लिए हम सभी लोग को आगे आना होगा। और मंच के द्वारा लगातार अपने शहर के स्लम बस्ती, गरीब जरूरतमंद बच्चों के बीच शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम, नाटक, लोकगीत, पठन सामग्री वितरण के अलावा अन्य सामाजिक काम, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बाल विवाह, दहेज प्रथा, वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और आज मंच के 3रे स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य बधिर बच्चे, जो बच्चे बोल ना पाते हैं, न सुन पाते हैं, ऐसे बच्चों के बीच पठन सामग्री, कॉपी, पेन वितरण किया गया, ताकि ये भी बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार, समाज का नाम रोशन करें। और साथ ही आज से मंच कार्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और आगे भी किया जाता रहेगा। उद्देश्य ये है कि अपना शहर स्वच्छ व सुंदर बने। और साथ ही मैं संजय रजक अपने मंच के माध्यम से आप सभी लोगों से, सामाजिक संगठन से अपील करता हूँ कि आप लोग भी आगे आकर शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करें, ताकि अपने शहर मुजफ्फरपुर के सभी बच्चे पढ़े और अपने साथ अपने परिवार, समाज और देश का नाम रोशन कर सके। आज की खबर में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।